तो नमस्कार, स्वागत है मेरा स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 8 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले 6 और 7 के वीडियो पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन मानव संसाधन चैप्टर 5 शुरू करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। देखिए, एक फैक्ट है, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, यहाँ से ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है। PKVY का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत जो है 2015 में पूछता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भूपृष्ठ पर फैले लोगों को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। पहला प्रश्न का ये प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत भाग भूभाग पर रहता है? तो 30% भाग पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं तो कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्व उत्तर अमेरिका। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं उच्च अक्षांशों में, उष्णकटिबंध मरुस्थल और उच्च पर्वत में। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। स्वाभाविक है कि उत्तर में जो है अधिक, पहले तो समतल मैदान भी है और दक्षिण में बहुत अधिक पानी है, सागर समुद्र है, इसलिए विश्व वृत्त के उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व के कुल जनसंख्या के लगभग 3/4, कितना? 3/4 लोग 2 महाद्वीपों कौन को एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी कि एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, 3/4। विश्व के 60% लोग केवल इस 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको दिखाया गया है कलर के माध्यम से, कौन से देश और या जो है महाद्वीप के लोग हैं, ये देखिए। अब आगे चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व, इससे पहले एक फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। अब जनसंख्या का घनत्व देख लेते हैं। पृथ्वी पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या इकाई क्षेत्र में समान रूप से या प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की तो 382 है, लेकिन विश्व की औसत घनत्व कितना है जनसंख्या? तो 51 व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है कहाँ विश्व में? तो दक्षिण मध्य एशिया में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विश्व का जनसंख्या घनत्व 51
और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ, दक्षिण मध्य एशिया। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में है। चलिए आगे चलते हैं। एक यहाँ भी फैक्ट है लेकिन कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ देख लीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक कौन कौन है, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। तो विश्व का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है, गंगा के मैदान में, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु देख लेते हैं। लोग समान रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल बहुत अधिक गर्म, तो रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा देख लेते हैं। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में कहाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चीन में हुआंग ही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान, घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल के बारे में देख लीजिए। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज के बारे में देख लेते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब कि हीरा सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एक शब्दावली है, जीवन प्रत्याशा, खूब देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स में। इसका अर्थ समझ लीजिए। जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जीवित रहने की आशा जिस वर्षों में व्यक्ति की अधिक की जाए वह जीवन प्रत्याशा कहलाता है। चलिए अब ये देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। तो ओसाका कहाँ है, जापान, और भारत में मुंबई बहुत घना बसा है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। तो संस्कृति के लिए भारत में वाराणसी काफ़ी फेमस है। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टि से अत्यधिक घना बसा हुआ क्षेत्र कौन है, पुणे। जनसंख्या परिवर्तन के बारे में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ रही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। कब तक, सन 1800 तक। अब सन 1800 के बाद क्या हुआ, सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या विस्फोट कब हुआ, 1804 से 1959 के बीच में। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। यह इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना था। तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्यों हुआ, खाद्य आपूर्ति और औषधि, जबकि जन्म दर अभी तो बहुत अधिक रही। जन्मों के साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में आने जाने लोग को। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ये ध्यान देने वाला प्रश्न है कि प्रश्न बनता है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व में कहाँ चल गया जी,
भाग जाता है इधर उधर, देखते हैं ये आपको। प्रवास, यहाँ हम पढ़े रहे थे प्रवास के बारे में। प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना। जो अंतर है वह प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है, इसी का बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। प्रवास एक देश में आना जाना, और जो देश को छोड़ देते हैं वो उत्प्रवासी कहे जाते हैं। आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। देश को छोड़ने वालों को उत्प्रवासी और देश में आने वाले लोगों को आप्रवासी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आप्रवासी माने बाहर से आए हुए लोग बसे। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। उत्प्रवास, आप्रवास, उत्प्रवास में कौन? तो सूडान, और अप्रवास में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की समान प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। कोई फैक्ट है यहाँ देख लेते हैं, शब्दावली है आप्रवास की। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो आप्रवास, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उत्प्रवास। अब यहाँ देखिए जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि की दर मंद कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में। और जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक कहाँ है? तो केन्या में। ये प्रश्न यहाँ से ये देखिए, आर्कटिक सागर मतलब ये विश्व मानचित्र, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। अब जनसंख्या संगठन पढ़ते हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसायों और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो जनसंख्या की संरचना को कौन दर्शाता है? जनसंख्या संगठक। जनसंख्या संगठक हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां। तो पुरुष और स्त्रियों को जानने में कौन मदद करता है? जनसंख्या संगठन। वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है, और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का रुचिकर विधि क्या है? जनसंख्या पिरामिड। ये भी प्रश्न बनता है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 3 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश के रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे, निचले भाग। तो विभिन्न तरह की ये सब जनसंख्या वितरण के लिए फिगरें बना के समझाया गया है, चित्र बना करके में दिखाई गई है। यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है।
जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो युवा 15 वर्ष से कम और वृद्ध आश्रित 65 वर्ष से अधिक। कार्यरत आयु कितना होता है? 15 से 65 के बीच के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए अलग। फिर जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होते हैं। तो सबसे अधिक शिशु को मरने की दर कहाँ है? केन्या में। और सबसे शिशु अधिक जीवित रहते हैं भारत में। इसीलिए तो भारत जो है पूरा बैटिंग कर रहा है जनसंख्या में, खूब अधिक रन बना रहा है बच्चों का। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ये देखिए कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में जन्म दर कम का है। जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कुछ प्रश्न हैं जिसे आप बना सकते हैं। ये देखिए 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? तो 1999 में 3 अरब हो गई थी, नहीं 6 अरब हो गई थी। 6 अरब जनसंख्या पिरामिड। ये देखो ये आयु लिंग संगठन ये सब होता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। जिस चैनल पसंद आए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन और शाम को हमारा वीडियो प्राप्त होता है। और आपको कहीं और किसी तरह की जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।